गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 12 के स्टूडेंट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इसके अंदर हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर जीव की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे पॉइंट पे हम पढ़े थे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, किस प्रकार से वह इवोल्यूशन के वह प्रमाण मिले। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि समजात और समवर्ती अंग जो तुलनात्मक आकारिकी के संबंधित हमने पढ़ा था। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका था, तुलनात्मक आकारिकी संबंधी, तुलनात्मक आकारिकी संबंधी प्रमाण। उसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था समजात और दूसरे नंबर पे पढ़ लिया था समवर्ती अंग। एक तो होमोलॉजस समजात और सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ लिया था समवर्ती अंग। तो समजात और समवर्ती अंग के बारे में पढ़ लिया था। आकार और आकृति में तो समान होते हैं परंतु कार्यों में है वह भिन्न होते हैं। उन अंगों को हम कहते हैं समजात अंग, जबकि समवर्ती वे अंग जो आकार और आकृति में समान लेकिन कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। समजात आकार और आकृति में समान परंतु कार्य में भिन्न भिन्न, और ये कार्य में समान और आकार और आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समवर्ती अंग है वह कहा जाता है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे पॉइंट पे स्टडी करेंगे आज। यहाँ से सेकेंड नंबर का हमारा पॉइंट कहता है तुलनात्मक भ्रूणिकी के संबंधी प्रमाण। तुलनात्मक भ्रूणिकी संबंधी प्रमाण यानी एम्ब्रियोलॉजिकल संबंधी कौन कौन से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके वजह से है वह जैव विकास की बात को है वह समझा रहे हैं। उसके अंदर बता रहा है सबसे पहले हमको पढ़ना है हैकल के पुनरावर्तन का नियम। हैकल का पुनरावर्तन का नियम हैकल का पुनरावर्तन नियम ये कह रहा है, इस नियम के अनुसार हैकल ने बताया कि प्राणी को अपने जीवन काल में उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना है जिसके कौन गुजरे हैं, पूर्वज। इस नियम के अनुसार प्राणी को उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना है जहां उनके पूर्वज गुजरे हैं। अर्थात व्यक्ति को उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना है जहां से उनके पूर्वज गुजरे हैं, यानी इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल यानी भ्रूणिकी की संबंधी प्रमाण देखा जाए तो सबका क्या था, प्रारंभ में समान था और फिर धीरे धीरे है वह अलग प्रकार के जीव है वह बनते गए। जैसे पीसीज से लेकर एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविच और मेमेलिया, इन सबकी भ्रूणिकी संबंधित यानी इनका एम्ब्रियोलॉजिकल भ्रूण संबंधी संरचना देखी जाए तो देखा जाता है कि प्रारंभ में इन सबकी संरचना कैसी थी, एक समान थी। यानी सब में पहले जाइगोट का निर्माण, जाइगोट से फिर मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से फिर किसका निर्माण हुआ, गेस्टुला का निर्माण हुआ। अर्थात इनकी प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक संरचना देखी जाए
तो प्रारंभ में सभी की कैसी थी, एक समान थी। फिर बाद में जाके अलग अलग जीव बन गए, कुछ पीसीज वर्ग में आ गए यानी मछली वर्ग में आ गए, कुछ एम्फीबिया वर्ग में आ गए, जो मेढक वर्ग जिसको अपन कहते हैं तो एम्फीबिया के अंतर्गत आ गए, कुछ रेप्टाइल्स सरीसृप के अंतर्गत आ गए, कुछ एविच पक्षी के अंतर्गत आ गए और मेमेलिया स्तनधारी वर्ग में आ गए। तो प्रारंभिक संरचना देखी जाए तो सभी की कैसी थी, एक समान थी, लेकिन बाद में जाके ये जीव अलग अलग है वह बन गए। तो तुलनात्मक भ्रूणिकी संबंधी प्रमाण हमारा यही कहता है, हैकल ने यही कहा कि प्राणी को उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना जिनके पूर्वज गुजरे, अर्थात सभी की एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रारंभ में देखा जाए तो कैसा था, समान था। तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कौन कौन सा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार से समान था। इसके बाद देखना नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं तीसरे नंबर पे अवशेषीय अंग संबंधी प्रमाण। तीसरा अवशेषीय अंग, रिसेड्यूल्स ऑर्गन या इसको अपन कहा जाए वेस्टिकल ऑर्गन्स। इस प्रकार के वे अंग जो प्रारंभ में मनुष्य के उपयोग में थे, वर्तमान में इन अंगों की कोई उपयोगिता नहीं है, शरीर पे मात्र एक अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं। उन अंगों को अपन क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। यानी इस प्रकार के वे अंग जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन प्रारंभ में पहले इसका उपयोग था, उन अंगों को हम क्या कहा जाता है, अवशेषीय अंग। यानी इस प्रकार के वे अंग वह अंग जो प्रारंभ में उपयोगी थे परंतु वर्तमान में यह मात्र एक अवशेष के रूप में है, कोई उपयोगी नहीं है। उन अंगों को अपन कौन से अंग कहा जाता है, अवशेषीय अंग कहा जाता है। अब अवशेषीय अंग के बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपन को पढ़ने, उसके अंदर पहले नंबर पे देखते हैं कि मनुष्य के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा है वह अवशेषीय अंग है वह मिलते हैं। वाल्डर स्किन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि मनुष्य के अंदर है वह 100 से अधिक है वह अवशेषीय अंग है वह पाए जाते हैं। अब उसके अंदर देखते हैं अपन, जैसे कृमिरूपी परिशोषिका, कृमिरूपी परिशोषिका ये एक अवशेषीय अंग के रूप में है, अर्थात मनुष्य में ये एक अवशेषीय अंग है, परंतु शाकाहारियों में पहले ये सेल्यूलोज का पाचन करने का है वह कार्य करती थी। यानी सेल्यूलोज का डाइजेशन करने में ये कृमिरूपी परिशोषिका का पहले उपयोग किया जाता था शाकाहारी प्राणियों के द्वारा, लेकिन वर्तमान में है वह एक अवशेषीय अंग के रूप में ये पड़ी रहती है। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कि निमेशिक पटल, निमेशिक पटल के अंतर्गत देखा जाता है कि मनुष्य के नेत्र के भीतर की ओर किनारे पर पाई जाने वाला एक प्रकार का जो पटल है, आँख का भाग है, उसे पर निमेशिक पटल कहा जाता है, लेकिन ये एक अनुपयोगी रूप में है। परंतु मेढक, पक्षी, खरगोश आदि में ये एक उपयोगी है क्योंकि ये कॉर्निया को साफ करने में वह हेल्प करता है, लेकिन वर्तमान में है वह मनुष्य के लिए एक प्रकार का अवशेषीय अंग के रूप में बन गया। कौन सा, निमेशिक पटल, जो नेत्र के भीतर की ओर पाए जाने वाला पार्ट है, लेकिन दूसरे अन्य जीवों में है वह मुख्यतः रूप से ये कॉर्निया की सफाई करने में ये हेल्प करता है। तो ये एक अवशेषीय अंग के रूप में हो गया। तीसरे नंबर पे अक्कल डांट, विजडम टीथ, अक्कल डांट। अब इसके अंदर देखा जाता है कि मनुष्य में तृतीय मोलर दांत है जो प्राइमेट्स में क्रियाशील होता है, यानी प्राइमेट्स वर्ग है
उसके अंतर्गत ये क्रियाशील होता है, लेकिन विजडम टीथ की कोई उपयोगिता है वह नहीं है। ये एकमात्र एक अवशेष अंग के रूप में है वह पड़े रहते हैं। चौथे नंबर पे कर्ण पल्लव पेशिया, ये भी एक अवशेष अंग के रूप में है वह मानी जाती है। ईयर पिन्ना मसल्स, मनुष्य में बाह्य कर्ण पिन्ना है वह पाई जाती है, परंतु यह कर्ण कान को है वह गतिशील नहीं बना पाती है, जबकि गाय, दूसरे नंबर पे भैंस, कुत्ते आदि के अंदर ये पेशियाँ वह सक्रिय होती है और हिलने डुलने का काम करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये अपने आप है वह हिलने का काम नहीं करती है। तो एकमात्र ये भी है वह अवशेष अंग के रूप में पाई जाती है। चौथे नंबर पे आता है पुच्छ कशेरुकाय। नेक्स्ट, पुच्छ कशेरुकाय, ठीक है। बैकबोन पे पाई जाने वाली जो पुच्छ कशेरुकाय होती है, मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, परंतु 4 पुच्छ कशेरुकाय पाई जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉक्सा कहा जाता है। यानी हमारे जो वर्टिबल कॉलम है जो है वह 4 भागों में वो बटा हुआ है, जो पुच्छ कशेरुकाओं के रूप में, जिसको अवशेष अंग के रूप में है वह माना जाता है। नेक्स्ट नंबर पे बोलते हैं कि त्वचा पर पाए जाने वाले बाल, पर पाए जाने वाले बाल ये भी अवशेष अंग के रूप में है। हमारी ह्यूमन बॉडी के स्किन पे पाए जाने वाले जो हेयर्स है वो किसी प्रकार से है वह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, बट एक अवशेष अंग के रूप में ये भी गिने जाते हैं। ये सभी अवशेष अंग कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के वे अंग जो प्रारंभ में तो मनुष्य के उपयोग में थे, लेकिन वर्तमान में एकमात्र है वह अवशेष के रूप में बॉडी पर है वह पड़े रहते हैं। उन अंगों को अपन क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, संयोजक कड़ी संबंधी प्रमाण, कनेक्टिव लिंक्स। चौथे नंबर का पॉइंट, संयोजक कड़ियों संबंधित प्रमाण। कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक्स का अर्थ होता है कि जब दो जीवों के गुण जब किसी एक जीव के अंदर मिले, तो अर्थात दोनों जीवों के गुण के बीच का जो संबंध बनाता है उसको अपन कहते हैं कनेक्टिव लिंक। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि दो जीव हैं, ये ए ये बी, जब इन दोनों जीवों के गुण यदि मिक्स मिले तो इसको अपन कहते हैं कनेक्टिव लिंक। तो संयोजक कड़ी संबंधित प्रमाण यानी कौन कौन से कनेक्टिव लिंक संबंधी प्रमाण मिले हैं, तो उसके अंदर अपन देखा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स, जो एविस व रेप्टेलिया, एविस और रेप्टेलिया दोनों के बीच की योजक कड़ी है। अर्थात आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव है उसमें कुछ गुण तो पक्षियों के समान है और कुछ गुण है वह रेप्टेलिया यानी सरीसृप के समान है। दोनों के गुण है वह किसके अंदर मिलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स में मिलते हैं। इसके बाद आता है नियोपिलेना। नियोपिलेना में एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। इसके बाद आता है पेरिपेटस। पेरिपेटस जो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। आर्थ्रोपोडा प्लस एनिलिडा, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। नियोपिलेना
एनिलिडा और मोलस्का के बीच के पेरिपेटस, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। फिर अपन देखते हैं कि वायरस जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, प्लस निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। इसके बाद युग्लिना देखा जाए तो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है। युग्लिना पादप प्लस जंतु के बीच की योजक कड़ी है। अर्थात ये योजक कड़ी संबंधी प्रमाण मिलते हैं कि जब दोनों जीवों के गुण किसी एक जीव के अंदर मिलते हैं तो इसको अपन कहते हैं कनेक्टिव लिंक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स, एविस और रेप्टेलिया के बीच की योजक कड़ी है। नियोपिलेना, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। पेरिपेटस, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। वायरस में कुछ गुण सजीव के होते हैं, कुछ गुण है वह निर्जीव के होते हैं। और युग्लिना जो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है। तो ये योजक कड़ियों के संबंधित प्रमाण मिलते हैं जिसे अपन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का 4th पॉइंट कंप्लीट होता है, संयोजक कड़ियों संबंधी प्रमाण। एक और प्रमाण है 5th नंबर पे कि घोड़े का क्रमिक विकास। 5वां पॉइंट, क्रमिक विकास, ये भी इवोल्यूशन को बताता है, विकास के चरणों को बताता है कि घोड़े का क्रमिक विकास इस प्रकार से हुआ। सबसे पहले इयोहिप्पस, फिर मिजोहिप्पस, इयोहिप्पस, मिजोहिप्पस, इसके बाद आता है मेरिकोहिप्पस, इयो मिजो मेरिको, इसके बाद आता है पेलियोहिप्पस, और वर्तमान में जो घोड़े का जो रूप है उसे अपन कौन सा कहा जाता है, इक्वस। तो घोड़े का जो क्रमिक विकास है वो भी जैव विकास को बताता है कि सबसे पहले इयोहिप्पस के बाद मिजोहिप्पस, मेरिहिप्पस, फिर पेलियोहिप्पस और इक्वस। इस प्रकार आधुनिक घोड़े का जो है नाम है उससे अपन किस नाम से जाना जाता है, इक्वस। आधुनिक घोड़ा, मॉडर्न हॉर्स, आधुनिक घोड़े को अपन इक्वस के नाम से जाना जाता है। लगभग 1.5 मीटर ऊंचा, इसका कद ऊंचा, ठीक है। मोलर दंत इसके अंदर पाए जाते हैं, इनके पैर है वह लंबे होते हैं, और अंगुली का विकास, शेष उंगलियां है वह इसकी है वह लुप्त हो गई है। इसलिए मॉडर्न जो घोड़ा है इसको अपन किस नाम से जाना जाता है, इक्वस के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटली जो मैंने बताया पॉइंट्स वो जैव विकास के प्रमाण को शो करता है, यानी जैव विकास के प्रमाण को है वह बताता है कि किस प्रकार से वो एविडेंस हुआ, जीवों का है वह क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इन पॉइंटों को है वह निरंतर है वह पढ़ते जाना है, और 1 by 1 इसको है वह आपका कोई भी जैसे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।